भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो केवल बैटर बॉल के लिए होता है, उससे भी बड़ा होता है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी मेरे हिसाब से एकदम टॉप पर है। सीधी सी बात है, इसका कोई मुकाबला नहीं। इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से बड़ा कुछ नहीं। हाँ, वैसे तो एशेज भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एशेज से भी बड़ी चीज है। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल तड़का ही है जो इस राइवलरी को वर्ल्ड क्लास बना। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री है। भारत पाकिस्तान बनने से पहले एक ही देश था, एक ही मुल्क था, और दो भाई अलग अलग हो गए। चाहे हम हजारों साल तक एक साथ रहे हैं, हमारे डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं। जब वो सारा कुछ, जब हम मैच देखने आते हैं तो साथ बैगेज लेके आते हैं हम, और यही इमोशंस दरअसल वो बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर जाते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो खून खौलता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का पार्टीशन साफ साफ दिख रहा है और आप उसे महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना, जो प्रेशर है ना पब्लिक का होता है। हमें पूरी क्रिकेट टीम जितनी भी है दुनिया में सबसे हार मंजूर है, लेकिन इंडिया से हमें हार मंजूर नहीं है। लोग चाहे जो भी कहें, जब बात प्लेयर्स की आती है तो वो भी बहुत नर्वस हो जाते हैं। पहले ऑलमोस्ट 10-15 साल तो मैं मैच के पहली वाली रात नहीं सो पाया। तब अब घर से निकले हो, आपकी माँ कह रही है कल मैच नहीं हारना। सड़क पे खड़े हुए हो, सड़क वाला कह रहा है भाई मैच नहीं हारना। एंड सेम गोज फॉर इंडिया, वहाँ इनके साथ भी होता है। दिस इज एडेड प्रेशर। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, कंपेटिटिवनेस, हाइज एंड लोज, हैप्पीनेस एंड सॉरो, इंडिया पाकिस्तान गेम्स में ये सबका मिक्सचर हो। बहुत टेंशन होती है। क्रिकेट की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी कही जा सकती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक जंग से कम नहीं है। हर एक खिलाड़ी पूरा अपनी जान लगा के खेलता है, उसमें फिर पूरा दाव लगता है और मजा आता है। लेट 90s और 2000s इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का एक गोल्डन पीरियड था, लेकिन अब हमें एक दूसरे के देश में खेले जमाना हो गया है। ये शायद क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट जैसे खेला जाता है शायद कहीं और नहीं खेला जाता। ये ऐसा गेम है जो हर सड़क पे खेला जाता है और गलियों में भी। ये गेम इंग्लैंड में पसंद की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, कैरेबियन में, न्यूजीलैंड में, लेकिन इस तरह की फीलिंग और इस तरह का पैशन जो इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों की क्रिकेट के लिए है, उसका मुकाबला नहीं। मुझे लगता है शुरुआती दिनों में क्रिकेट को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिलने का कारण ये था कि क्रिकेट ने दूसरे कई खेलों के मुकाबले हमें ज्यादा हीरोज दिए। मिसाल के तौर पर इंडिया के 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट ने झंडा ही गाड़ दिया। और ये उन दिलचस्प कहानियों में से एक है जहां किस्मत कभी भी पलट सकती है, आपको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। पिछले 2 वर्ल्ड कप में इंडिया ने सिर्फ एक मैच जीता था और इस फाइनल में कपिल देव की टीम का मुकाबला 2 बार की विजेता टीम से था, वेस्ट इंडीज से। मतलब उनके जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन वो दिन कुछ अलग। कपिल अग्रेसिव क्रिकेटर था, वो बोलता था छोड़ेगा नहीं, हार नहीं मानूंगा। टिपिकल पंजाबी जज्बा है, यही बोलते हैं ना, और कपिल में वो जज्बा था और इसी जज्बे के वजह से इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। जैसे भारत जीता, हम सब निकले रोड के ऊपर फ्लैग लेके। बहुत बारिश हो रहा था उस रात, और वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात थी भारत के लिए उस समय। एंड दैट वर्ल्ड कप इन 83 actually created heroes and took a lot of young players like me, Sachin, I'm sure Rahul, to take up the game and take it as a career. इंडियन क्रिकेट की स्टाइल ही बदल गई, उनके रंग ढंग ही बदल गए। कह सकते हैं ये सब कुछ हुआ सचिन तेंदुलकर के आने से, जिसने भारतीय बल्लेबाजों को नया रूप। सचिन ने बॉलर्स को अटैक करना शुरू कर दिया था, ये बहुत ही अलग था। ऐसी एग्रेसिव बैटिंग काफी रिफ्रेशिंग थी। जब ज्यादातर मैचेस डिफेंस या ड्रॉ कराने के लिए खेले जाते थे, तब सचिन आए और बोले ठीक है हम ऐसा करते हैं, हम ये दबाव ओपोनेंट पर डालते हैं। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि मैच ड्रॉ हो जाए, पर इस बार हम कोशिश करेंगे कि मैच जीत जाए। सचिन मेरे हीरो थे और 92 का वर्ल्ड कप पहला था जब मैंने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा। मुझे याद है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के मैच देखता था। जब वो टीवी पर बैटिंग करने आते थे, मैं उनकी तरह बैटिंग करने की कोशिश करता था और सोचता था कि मुझे सचिन जैसा ही बनना है। जहां भारत क्रिकेट जगत में बड़े बड़े कदम रख रहा था, वहीं पाकिस्तान भी ज्यादा पीछे नहीं था। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था। वो भारत से हार गए, बहुत ही बुरी तरह से हार गए। टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर ही हो गए थे और फिर जैसे एक जख्मी शेर की तरह पलटवार किया। हमने ऐसा वक्त पहले कभी नहीं देखा था अपने पूरे क्रिकेट करियर में। और जब हमारा जहाज लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो हमें पता चला कि हमने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि वहां 10 से 15 हजार लोग मौजूद थे। हमने दरअसल अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी क्रिकेट के मैप में। आज भी 1992 वर्ल्ड कप की वो जीत नौजवान खिलाड़ियों में एक नई जान फूंकती है, जो शायद तब कम उम्र के थे या पैदा ही नहीं हुए थे। पर एक दौर में हीरोज आते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं।
इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, राइवलरीज होते हैं, उसमें वीरू भाई और शोएब अख्तर वही दोनों बेस्ट एग्जांपल्स है उस वक्त के। दुनिया लुक फॉरवर्ड करती थी कि भी इन दोनों की राइवलरी में कैसा रहेगा, कौन क्या करेगा। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स हमारे हीरोज होते हैं। लोग बनना चाहते हैं वसीम वकार, लोग इमरान खान बनना चाहते। हमारे घर में एक बाबा आया करते थे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स आएगा दुनिया में जो बहुत बड़ा नाम कमाएगा, उसको पूरी दुनिया पहचानेगी। और मेरी माँ इस तरह बैठकर सोच रही थी, वो शख्स आखिर कौन हो सकता है, ये कौन होगा, ये क्या करेगा। मेरी माँ ने मुझे बोला, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं कमजोर था, मैं चल नहीं पाता था, पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना तेज दौड़ने लगूंगा तकरीबन 9 साल की उम्र से। सीरियस क्रिकेट तो मैंने वैसे भी 10वीं के बोर्ड के एग्जाम के बाद शुरू की थी। अच्छे रन बनाने लगा, तब मेरे कोच ने मुझे बोला कि बेटा आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हो तो अब आप क्रिकेट को अपना कैरियर बनाने की सोच। जब मैं घर आया और अपने फादर मदर से बात की कि भाई मैं क्रिकेट को कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत पिटाई भी हुई और बैठ के समझाया कि बेटा क्रिकेट में कोई पैसे थोड़ी ना है, अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो अपनी लाइफ ख़राब कर लोगे। तो मैंने कहा अपने फादर को कि मुझे इजाज़त दो, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक मैं क्रिकेट खेल सकूँ। अंडर 19 खेला, वहाँ रन बनाया, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, वहाँ रन बनाया, और ऐसे ही धीरे धीरे सक्सेस मिलती गई। मुझे ये हुनर अपनी माँ से मिला था, वो एक स्प्रिंटर थी। फिर मेरी माँ ने कहा क्यों ना तुम क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाओ। मैंने कहा प्लीज मेरे लिए दुआ करना। मेरे यहाँ से लाहौर के लिए एक बस है, पहुँचने के लिए तकरीबन 10 घंटे लगे। मैंने कंडक्टर से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे लाहौर पहुँचना है, कुछ भी करके ट्रायल्स में जाना है, फर्स्ट क्लास डेब्यू करूंगा और स्टार बन जाऊंगा। तो उसने कहा बस के पीछे एक सीढ़ी है, यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ। मुझे लगता है कि 90 की दशक में पाकिस्तान की टीम बहुत ही होनहार और प्रतिभाशाली थी और इंडिया के पास तगड़े बल्लेबाज थे। मुझे लगता है कि दोनों टीमों में मुकाबला काफी रोमांचक होता था। पाकिस्तान के पास कुछ मंजे हुए और महान फास्ट बॉलर्स थे, जैसे कि इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस। यह तो ऐसा था जैसे वहाँ बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री लगी हो और इंडिया में जैसे बेहतरीन बैट्समैन बनाने की कोई फैक्ट्री लगी हो। और उनके पास भी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण। दोनों टीम्स के पास दिग्गज खिलाड़ी थे और उसी की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी था कि कौन सी टीम दूसरी टीम पर भारी पड़ती है। पर 90 के दशक में सियासी हालात बहुत तनावपूर्ण थे और कश्मीर का मामला बहुत गर्म था, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के मुल्क में खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए उन्होंने 1999 में क्रिकेट के रिश्ते फिर से बहाल करने की कोशिश की, लेकिन ये पाकिस्तानी दौरा बहुत तनावपूर्ण था और ये मेरे हिसाब से बेमिसाल टूर था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पिछला भारत दौरा 1987 में हुआ था। इस बार पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट मैचों के अलावा एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप और एक त्रिकोणीय वनडे सीरीज भी खेलेगी। The 2 test matches will be played, the first at Delhi and the second will be either at Kanpur or at Chennai. जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो विरोध भी शुरू हो गया। Suspected Shiv Sena activists had entered the offices of the Board of Control for Cricket in India in Mumbai and smashed the place, ostensibly to protest against the scheduled India-Pakistan cricket series. Amidst the debris laid damage to the 1983 Prudential World Cup. शिवसेना की गठबंधन सरकार थी, उन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, इसलिए मामला बहुत नाजुक। इस तरह का विरोध प्रदर्शन होने से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण तो था। यहाँ पर ये पिच खोद रहे हैं जिससे कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पर क्रिकेट मैच ना खेल सके। ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच पहले आसानी से हो जाती थी, हमेशा इस बात का खतरा रहता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरे खेलों की तरह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच करवाने का सपना देखना भी एक तरह से खतरनाक है। Team will go despite all these problems and it will go to promote goodwill between the people of Pakistan and the people of India. Never in the history of cricket has a team arrived in a country with such a daunting atmosphere. This is like dream come true because मेरी क्रिकेट खत छोड़ने से पहले मैं इंडिया के खिलाफ सीरीज खेलूं। वो होम में खेल रहे हैं, वो होम में आज तक नहीं हारे, हम अब्रॉड अच्छा खेलते हैं। सो आई बिलीव जो मेंटल स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो टीम यहाँ जीतेगी। कोलकाता 99 मेरे लिए वो बहुत बड़ा गेम चेंजर था। 1 लाख स्पेक्टेटर्स स्टेडियम के बाहर और 1 लाख स्पेक्टेटर स्टेडियम के अंदर। इतना शोर था कि वसीम अकरम मुझे कुछ चिल्लाकर बोल रहे थे बस 10 गज की दूरी से, ये करो, ये करो, ये करो। और मैंने कहा भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उस वक्त द्रविड़ क्रीज पर था। वो एक शानदार बल्लेबाज था
डिफेंसिव बल्लेबाजी के लिए मशहूर था। इंडियन क्रिकेट के महान इतिहास में वो एक उभरता हुआ सितारा था। तो मैं टेस्ट मैच से पहले की कहानी सुनाता हूँ। मैं और आफरीदी शॉपिंग पर गए तो वहाँ हर कोई आफरीदी को पहचानता था, सब लोग उसके बहुत करीब आ रहे थे। तो एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो मैंने उससे कहा जान जाओगे, बहुत जल्दी जान जाओगे कि कौन हूँ मैं। कह सकते हैं ये उसके लिए बहुत ही शानदार पल था। वो आता है और एक यॉर्कर डालता है। इससे पहले कि द्रविड़ कुछ भी समझ पाता, उसे अपने विकेट गिरने की आवाज सुनाई दी। ठीक है, तो द्रविड़ आउट हो गया, लेकिन फिर बारी आती है सबसे बड़े अल्टीमेट बैटिंग हीरो। हद है यार, 1 लाख लोग एक ही बंदे का नाम जप रहे थे। फिर सचिन आता है। उस वक्त दर्शकों के मन में ये बात चल रही थी कि ठीक है, हमारी टीम को झटका लगा है, द्रविड़ आउट हो गया है, लेकिन तेंदुलकर है, वो हालात को अपने हाथ में लेकर टीम को मुश्किल से निकाल लेगा। सचिन तेंदुलकर मैदान में आया, द गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके, चलो मान लिया। तो मैंने सोचा यही मौका है, यही वो खिलाड़ी है मैं जिसका विकेट लेना चाहूंगा। देखते हैं ये कितना टिकता है। वो तैयार होने में बहुत वक्त लगा रहा था। मैं अपने रनअप पर पहुंचा और मैंने भागना शुरू ही किया था। वो अब भी रेडी नहीं था। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, तैयार हो जा। मैं भागा बहुत तेज और मैंने ये पक्का किया कि मेरा एक एक कदम बिल्कुल सही जगह पर पड़े और मेरा रिदम बिल्कुल सटीक होना चाहिए। 1 लाख स्पेक्टेटर्स, यही कुछ 10 सेकंड पहले कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और 10 सेकंड बाद सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, वो थी मेरी। शायद सचिन बॉल की पेस को पढ़ नहीं पाया, लेकिन सचिन के साथ ऐसा होना नामुमकिन जैसा है। लोगों को उसकी तेजी का अंदाजा नहीं था जब तक उसने ईडन गार्डन में वो जबरदस्त स्पेल नहीं डाला। खेल का वो एक पल सिर्फ 1 ओवर ही था, कुछ ही मिनट का। ये उन खास पलों में से एक था जो इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत में ही दिखाई देता है। इससे मन में डर भर गया। मुझे यकीन है ना सिर्फ बैटर के मन में बल्कि इंडिया के लोगों के भी। मतलब अगर ये बॉलर ऐसा कुछ कर सकता है तेंदुलकर और द्रविड़ जैसों के साथ, तो बाप रे, दूसरों का क्या हाल होगा। मैं अपने रनअप पर वापस गया और मैंने आंखें बंद कर ली। 1999 का कलकत्ता टेस्ट वो कौन भूल सकता है, क्योंकि उससे पहले वकार यूनिस और वसीम अकरम ये 2 बड़े नाम होते थे तेज गेंदबाजों की कि उनको खेलना मुश्किल है। लेकिन कलकत्ता के टेस्ट मैच में एक और नाम उभर कर आया जिसका नाम था शोएब अख्तर। तो मैं ही सोच रहा था कि कल को पाकिस्तान के खिलाफ मैं खेलूंगा तो 2 के बाद एक और तीसरे गेंदबाज को मैं कैसे खेलूंगा, स्पेशली शोएब अख्तर, कि वो तो उन दोनों से भी तेज गेंदबाजी कर रहे थे। मैं 19 या 20 साल का लड़का था। मेरा डेब्यू मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। उससे पहले मैंने सिर्फ सुना था कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत बड़ी है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो पूरे जो 20-25 हज़ार लोग मोहाली ग्राउंड में बैठते हैं, तो ग्राउंड से सिर्फ इंडिया इंडिया की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था, तो मुझे मालूम भी नहीं था मैं क्या करूँ। तब मेरे दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हुई। जब मैं पहली बॉल खेला, फाइन लेग पर 1 रन मिला, स्ट्राइक चेंज हुई और जब मेरी वापस मैं स्ट्राइक पे गया तो शोएब अख्तर गेंदबाजी करने आए। शोएब अख्तर एक ऐसा तेज गेंदबाज था जो आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करता था, आपको तंग करने की कोशिश करता था। बाय द वे, मैं फील्ड पर बहुत बोलता था, सच कह रहा हूँ। फील्ड पर बहुत गालियां भी देता था। मैं सामने वाले खिलाड़ी को बहुत डराता था। आपका पहला मैच, आप नर्वस हो। शोएब अख्तर 145 से 150 के करीब की स्पीड से गेंद करते हैं, तो उनको खेलना उतना आसान नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बैट ऊपर गया और शोएब अख्तर ने बॉल डाली, कब बॉल मेरे पैड पे लगी और मेरा बैट आया भी नहीं। और जो बंसल जी अंपायर थे उन्होंने मुझे आउट दिया। तो वो प्रेशर पहली बार मैंने इंडिया पाकिस्तान का फील किया जब मैं 99 1 अप्रैल को खेला। इंडिया पाकिस्तान मैचेस की एक खास बात होती है, या तो आप हीरो बन जाते हो या फिर जीरो बनकर बाहर हो जाते हो। जो सीरीज 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया में खेली थी, ऐसी सीरीज थी जिसे कभी नहीं भूल सकते, बहुत सी बातों के लिए। पहली दिल्ली टेस्ट जहां अनिल कुंबले ने 1 इनिंग में 10 विकेट लिए। क्रिकेट की कुछ यादें आज तक ताजा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे फादर 1991 से मुझे चेन्नई का हर एक टेस्ट मैच देखने ले गए, और इस टेस्ट में भी मैं उस स्टैंड में था जिसके बिल्कुल नीचे ड्रेसिंग रूम था। 5th डे को इंडिया अच्छी पोजीशन पर थी, अच्छे मार्जिन से जीत सकती थी, क्योंकि नयन मोंगे और सचिन के बीच बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी। और फिर अचानक जब सचिन आउट हो गए तो उसके बाद 8 या 10 रन बनाकर पूरी टीम ही आउट हो गई। तो मुझे याद है जब कभी इंडिया मैच हारती थी तो लोग मैदान पर बोतलें फेंकते थे, आग लगा देते थे। यानी कहने का मतलब है कि जब इंडिया हारती थी तो लोगों का निराश होना स्वाभाविक था, पर खासतौर पर इस मैच में कुछ अलग ही देखने को मिला। पूरा स्टेडियम जिसमें तकरीबन 50,000 लोग होंगे, सबने खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजाई और हमने ग्राउंड का चक्कर लगाया। ये देखकर बहुत खुशी हुई हमें। उस वक्त ये लगा कि शायद दोनों देश अपने अंदेशों और अपनी दुश्मनी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं था।
1999 में पाकिस्तानियों ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, चोरी छुपे चालाकी से, वो भी मुशर्रफ के इशारे पर। कारगिल शायद इंडियन टीवी पर दिखाई जाने वाली पहली जंग। इस तरह के हालात में दोनों देशों के रिश्तों में किसी भी तरह का सुधार होना मेरे हिसाब से मुश्किल है। और अभी तो 2 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंडियन टूर पूरा हुआ और फिर ये सब हो गया। इस जंग से दोनों देशों के रिश्तों में वो कड़वाहट भर गई जिसे जानने में मैं समझता हूँ बहुत वक्त लगेगा। एक जमाना था जब आप बता सकते थे कि क्रिकेट में कौन किस चीज में बेहतर है, पर इसे समझने के लिए आपको इन दोनों देशों को अच्छे से समझना होगा, खासकर पाकिस्तान को, क्योंकि वो आक्रामक थे कई मायनों में, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर्स थे। लगता है ये हमारे खून में है, मतलब हमारे अग्रेशन की वजह से ही पाकिस्तान से फास्ट बॉलर्स आते हैं और ये हमारे अंदर हमेशा से है। शायद यही वो चीज है जो नए नए लड़कों को इंस्पायर करती है। बहुत हैरानी की बात है कि इतनी गर्मी में खराब पिच पर भी आज भी हम फास्ट बॉलर पैदा कर पा रहे हैं। ये तो दीवार पर सर फोड़ने जैसा है। आप जानते हैं इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप भरोसा कर रहे हैं, 30 गज भाग रहे हैं और बैटर को आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एटीट्यूड है। ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, ज्यादा तेज बॉलिंग करेंगे। इट्स ऑल अबाउट ज्यादा 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 ज्यादा। इट्स ऑल अबाउट अग्रेशन अग्रेशन अग्रेशन। अगर हमें कोई शॉट मार दे तो हमें क्या होता है? तो शॉट छक्का मार दे, गुस्सा आता है, उसका मुंह फाड़ना है। मुंह फाड़ दे उसका। हाँ मेरे दोस्त, ये हुई ना अग्रेशन वाली बात कि मुंह फाड़ दो। बस यही मेरा शौक था और यही मैंने किया जिंदगी भर। ठीक है। भारत की बचत दर के बारे में पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी कहावत है। इसके पीछे का मकसद यही था कि भारतीय अपने कमाए हुए पैसे और अपनी इकोनॉमी के बारे में बहुत ही समझदार थे, लेकिन पाकिस्तानी पैसों को बस ऐसे ही उड़ा देते थे और ये बात उनके खेल के हर पहलू में दिखाई भी दे रही थी। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जाहिर होती थी पाकिस्तान की गेंदबाजी से और इंडियंस की बल्लेबाजी से। इंडियन स्टाइल है या ब्रिटिश हमारे यहाँ आकर क्रिकेट को सिखा के गए थे या बता के गए थे कि क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है। दरअसल सुनील गावस्कर वो मुख्य नायक थे जो एक प्रतीक थे क्लासिक बल्लेबाजी के। हमारे जमाने में बल्लेबाजों को यही सिखाया जाता था कि गेंद को हवा में नहीं मारना है। अगर नेट प्रैक्टिस के दौरान कोई बल्लेबाज जमीन से 6 इंच ऊपर भी ड्राइव मार देता था तो कोच टोक देता था। जो टेक्निक सही है उसके साथ खेलने का फायदा क्या अगर मेरे रन नहीं बने? क्लासिकल टेक्निक पर भरोसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी तरह इसी में घुस जाते हैं तो आपके अंदर की आग बुझ जाती है, वो जोश ठंडा पड़ जाता है। और बहुत समय लगा है इन तमाम जंजीरों को तोड़ने में। सहवाग ने बिल्कुल यही किया। जब मैं ड्रॉप हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने तरीके से रन बनाकर कमबैक करूं। जब मैं वापस इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ तो कोच जॉन राइट और कप्तान सौरव गांगुली ने मुझे मिडिल ऑर्डर के बजाय ओपन करने का मौका दिया। तो मैं इंडिया में आया और मुझे इंडियन टीम का पहला फॉरेन कोच बनाया गया। पहली बार मैं वीरेंद्र सहवाग से मिला था, शायद वो 6 नंबर पर खेलता था। मैंने उनको एक दिन बोला कि यार तू इतना बड़ा टैलेंट है, तू ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्या करेगा, ओपन कर। उसने कहा नहीं मैंने कभी तो किया नहीं, 2-3 फेल हो जाऊंगा, आप ड्रॉप कर देंगे मुझे। मैंने कहा नहीं ड्रॉप नहीं करूंगा, तू टीम के लिए खेल रहा है। वनडे में मेरे साथ ओपन किया, 60-70 बॉल में 100 बनाई, अलग ही प्लेयर लगा। उसके बाद से वो रुके नहीं। 2 तरह के ओपनर्स होते, एक गावस्कर जो बॉल छोड़ते रहते थे और दूसरा सहवाग जो मारते थे। तो गावस्कर के बाद सबसे बड़ा ओपनर है वीरेंद्र सहवाग। कह सकते हैं उसका रवैया बहुत ही अलग था। मैदान पर बॉलरों की धुलाई करना, उसे देखकर बहुत मजा आता था। तो मुझे चौके छक्के मारने में मजा आता था। और एक चीज ये भी है ना कि ग्राउंड में तो फील्डर खड़े होते हैं, हवा में कोई। मैंने टीम में अब जगह बना ली थी और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था, मगर उस वक्त पॉलिटिकल हालात कुछ अच्छे नहीं थे। सन 1999 से 2004 के बीच भारत पाक सरहद पर हालात बहुत गंभीर थे। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते पिछले शायद 2 साल से बिल्कुल कटे हुए थे। ये कितनी अजीब बात है, जिस आदमी के कहने पर कारगिल की जंग शुरू हुई थी उसने ही सबसे ज्यादा रिश्ते सुधारने की वकालत की थी और वो था मुशर्रफ। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सरकारों के बीच कुछ तो बातचीत चल रही है। अभी तक जो खेल होता रहा मौत का, खून का, वो बंद होना चाहिए। लड़ाई से समस्या हल नहीं होगी। हर बार जब इंडिया और पाकिस्तान को नजदीक आना होता है तो वो एक ही चीज की कोशिश करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो लोगों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है और वो कैसे होगा? हे,
चलो टेस्ट सीरीज खेलते हैं। आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने एक क्रिकेट टूर की घोषणा की। 15 साल के वक्त के बाद भारत की टीम पाकिस्तान जा रही है, लेकिन पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। तो 2004 में टूर की अनाउंसमेंट से पहले मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि सुरक्षा का मामला बहुत ही अहम था और कुछ भी हो सकता था। याद रहे कैसे 2002 का न्यूजीलैंड का पाकिस्तान दौरा बीच में ही खत्म करना पड़ा था। एक खौफनाक हादसे में एक आत्मघाती बॉम्बर ने उस होटल के बाहर 14 लोगों की जान ली, जिसमें न्यूजीलैंड टीम भी ठहरी हुई थी। यहाँ भी इस पर बहुत सोच विचार किया गया कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ खिलाड़ियों को खतरा हो सकता था। वो भी एक प्लेयर के दिमाग में जो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, मतलब वो जवान है, बच्चा है। 2004 में केवल 25-26 साल का था। मुझे याद है कि मेरे फादर मदर ने मुझे ज़रूर कहा था कि क्या पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, क्या एक सीरीज़ मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अभी अभी सगाई हुई है और आपकी अप्रैल में शादी है, कहीं वहाँ कुछ हो गया तो पता चला वापस ही ना आओ। खेलना तो दूर की बात है, कोई भी टीम पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी। तो इस नजरिए से आप सोच सकते हैं हालात क्या बन रहे होंगे। हमें बीसीसीआई के चेयरमैन का फोन आया कि टूर होगा, 2 दिन बाद फोन आता है कि टूर ऑफ है, ऑन है, ऑफ है। काफी दिनों तक यही सिलसिला चला। तो मुझे लगा कि वो काफी अनकंफर्टेबल थे। थोड़े प्लेयर्स सोच रहे थे कि जाना है कि नहीं जाना है, पता नहीं, कभी गए नहीं, वहाँ पे क्या होगा। 2004 में जब हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे, लगभग 15 साल के बाद वापस पाकिस्तान जा रहे थे क्रिकेट खेलने के। हम लोग जाने से पहले मिले थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी से। उन्होंने ये कहा था कि ये फ्रेंडशिप टूर है, तो आप जीतो या हारो खेल में मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ जाओ तो दिल जरूर जीत के आना पाकिस्तानी आवाम। इस दौरे को हरी झंडी दिखाना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये बहुत बड़ा कदम था, ये जानते हुए कि हमें वहाँ कैसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है। सच कहूँ तो उस वक्त क्या होने वाला था कुछ नहीं पता था। इंडियन टीम आ रही थी और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट मुशर्रफ पावर में थे, वो आर्मी जनरल जिसने कारगिल में जंग शुरू की थी, जिसे ज्यादा वक्त नहीं बीता था। मुझे याद है तब इतनी उलझन थी कि कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। थोड़े प्लेयर्स सोच रहे थे कि जाना है कि नहीं जाना है, पता नहीं, कभी गए नहीं, वहाँ पे क्या होगा। पर इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे हम उस समय। यंग लड़के बोले कि चलो यार, हम इतनी अच्छी टीम है, हम उनको हरा देंगे, पहली बार हराएंगे पाकिस्तान को पाकिस्तान में। तो वो एक पुश था कि वहाँ जाने का। लगता है इंडियन टीम पाकिस्तान आने से डरती थी। पता नहीं किस किस्म का मुल्क होगा, हम पे अटैक ना हो जाए, क्राउड हमें मार ना दे, सिक्योरिटी कैसी होगी। यहाँ पे तो अलग लेवल का सिक्योरिटी, मैंने उतना सिक्योरिटी लाइफ में नहीं देखा। वो एयरपोर्ट रुक चुका था। हमारे जो टीम के महारथी थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अगर किसी को कुछ हो जाता तो शायद बहुत बुरा असर पड़ता उसके ऊपर। मुझे याद है कि एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पर पाकिस्तान की जो बेस्ट जेड सिक्योरिटी थी वो दी गई थी, लेकिन जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, जो भीड़ थी वो हटी, देखा कि पूरा रोड खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसा लगा मुझे कि यहाँ पर शायद कोई रहता नहीं है। तो हम भी हैरान थे, हमें लगा कि शायद पाकिस्तान में लोग घरों में रुके हुए हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने बताया कि जब भारतीय टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली तो पूरे रोड खाली करा दिए थे ताकि हम लोग बड़े आराम से जल्दी होटल पहुंच सकें। ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ होने वाली थी क्रिकेट के इतिहास में, क्योंकि 15 साल के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे थे और सारा मीडिया कवर कर रहा था, चाहे वो पाकिस्तान का था, चाहे वो इंडिया का था या वर्ल्ड के किसी भी कोने से आया था। हम तो जाने के लिए बस तैयार बैठे थे, हमें पता नहीं था ये मौका कितना दुर्लभ होने वाला था। हमें क्रिकेट वीजा मिले थे, जो मेरे पासपोर्ट पर लगा सबसे कीमती वीजा है। ये एक्साइटमेंट भारतीय जनता में भी थी कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, मैच तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अपने पुराने यार दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे और उन्हीं गलियों में घूमेंगे जहाँ शायद उनका बचपन बीता है, जो कि पार्टीशन से पहले का था। 2004 टूर के लिए जितने लोग वहाँ जा रहे थे वो बंटवारे के बाद शायद पहली बार था। तकरीबन 55,000 लोगों का एक क्रिकेट सीरीज देखने दूसरे देश में जाना बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से जो लोग मैच देखने के लिए जा रहे थे वो बस में बैठकर गए और फिर समझौता एक्सप्रेस भी थी। लोग अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और जाहिर है लाहौर के लिए फ्लाइट्स भी थी। वो लाहौर में लैंड हुए। जो दो कौमें जो राइवल्स हैं,
वो कनेक्ट करती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइनली समहाउ हमारे कुछ पेंडिंग इश्यूज जो हम रिजॉल्व करने वाले थे वो कर रहे हैं, और क्रिकेट के जरिए कर रहे हैं। फ्रेंडशिप टूर तो नाम देते थे, लेकिन क्रिकेट में कोई फ्रेंडशिप ही नहीं होता था, है ना। शोएब अख्तर 150 किलोमीटर प्रति घंटा डाल रहा है, उसमें फ्रेंडशिप कहाँ। उसको भी आउट करना है, वो भी आंसरेबल है। हारेंगे तो पब्लिक पूछेंगे कि भारत ने हरा दिया आपको, हम हारेंगे तो बोलेंगे यार पाकिस्तान ने आपको हरा दिया। गेम इतना बड़ा है और लोगों के दिल के साथ इतना जुड़ा है, तो हार जीत बहुत मायने रखता है। सीरीज का माहौल बन रहा था, जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी होती है जहां पहले सीन से ही जबरदस्त मिस्ट्री क्रिएट होती है, फिर बैंग सारी बंदूकें चलती। मेरे ख्याल से कोई भी चीज इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट से इतनी ज्यादा कीमती पाकिस्तान में नहीं थी, खास तौर पर कराची मैच, क्योंकि वो पहला था। मुझे याद है कि पहले ही दिन कराची नेशनल स्टेडियम में फैंस के लिए टिकट खिड़की खोली गई, लेकिन टिकटें कम पड़ गई। स्टेडियम के 7 गेट्स हैं और सारे के सारे गेट्स फैंस ने तोड़ दिए। मेरे पास इंटीरियर सेक्रेटरी का फोन आया, कहने लगे कि कराची हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है और भीड़ को काबू करने के लिए हमें टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि टिकटों के लिए लोग इस हद तक जा सकते हैं। मुझे ऊपर से बहुत डांट सुननी पड़ी, इसलिए मैं बहुत ही दुखी था, बहुत ज्यादा उदास था। The national stadium here in Karachi where India meets Pakistan. 15 long years for this to happen, but today it's a reality. People were dying for the two countries to play against each other. इंडिया पाकिस्तान के इस खेल में बेशक पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को उनके मुल्क में नहीं हराया था। क्रिकेट बोर्ड में ये सलाह मशवरा चल रहा था कि क्या इंडियन फैंस को पाकिस्तानी फैंस के साथ बिठाया जाए या उन्हें अलग इंक्लोजर में बिठाया जाए, लेकिन हमने रिस्क उठाया और दोनों को साथ में बैठाया। देखकर बहुत अच्छा लगा कि दोनों तरफ के फैंस इकट्ठे मैच का मजा ले रहे। वहाँ मैं भी था, मेरे करियर की शुरुआत थी और उधर का माहौल सच में बहुत ज्यादा जोश भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ भूचाल आया हो, पर वो एक हल्का सा भूचाल था जिसमें जमीन तो हिल रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों के शोर से ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे याद है प्रेस बॉक्स पूरी तरह फुल था। ऐसे लोग बैठे थे जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं था, ये इतनी बड़ी बात थी। वहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी भी मौजूद थे। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका कुछ और ही बन गया था। सब जगह हेलीकॉप्टर्स थे जब हम स्टेडियम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जब वो पहला मैच जो कराची में हम लोग खेले तो सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा हो रही थी, और वो एक चीज़ थी कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप और पाकिस्तान की गेंदबाजी, इनका कड़ा मुकाबला होने वाला है। हमारी बैटिंग लाइनअप बेहतरीन थी, नौजवान टैलेंट, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दोनों का अच्छा मिक्सचर था। सहवाग, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, युवराज सिंह और सौरव गांगुली। पाकिस्तान की बॉलिंग भी उस समय बहुत अच्छी थी। शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, फिर अब्दुल रज़ाक, सकलेन मुश्ताक, ये गेंदबाजी अटैक था जिनका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक माना जाता था। जब पाकिस्तान गए तो इंजमाम कैप्टन था उस टीम का और कोच था जावेद मियादाद। तो मैं समझता हूँ वो जो जोड़ी, मुझे देखना था कि ड्रेसिंग रूम कैसे चलता था दोनों की जोड़ी में। लोग सोचते हैं कि जी जिस टाइम आप होम ग्राउंड में खेल रहे होते तो खेलना आसान होता है। मेरे लिए होम ग्राउंड में खेलना क्योंकि जी ऑलवेज है ना, प्रेशर ज्यादा होता है आपको। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, भारत के 2 सलामी बल्लेबाज इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के जो पब्लिक ग्राउंड में मैच देखना है, तब हमने वो नारे सुने पहली बार, इंडिया इंडिया या पाकिस्तान जिंदाबाद, और तब पहली बार एहसास हुआ इससे बड़ा मुकाबला और कोई नहीं हो सकता। डर भी था अगर आप आउट हो गए तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुशी भी थी अगर आपने इनके खिलाफ परफॉर्मेंस की तो आप यहाँ से सुपरस्टार बन के जाओगे। सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे मेरा नाम था। जरा सोचो, मैंने नेट्स में 3 घंटे बिताए थे। पहली गेम से 2 दिन पहले मेरे दोनों घुटने जवाब देने लगे। आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया? हे, मैं तुम्हारा ट्रम्प कार्ड हूं। जहां मेरी जरूरत है मुझे वहां इस्तेमाल करो। मुझे मैचेस जिताने दो। मैच से पहले मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी और डॉक्टर मुझे सिर्फ यही सवाल पूछ रहा था, शोएब, क्या तुम्हारा खेलना जरूरी है? और मैंने कहा बहुत जरूरी है। ऐसा मौका इंडिया पाकिस्तान जिंदगी में बार बार नहीं आता है। उन्होंने पूछा हेवी डोजेस के लिए तैयार हो? मैंने हाँ कहा। जब मैंने दौड़ना शुरू किया मुझे जमीन का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे घुटने सुन्न थे, मेरी उंगलियां सुन्न थी, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। सचिन ने घुमा कर मारा, बूम, गया। बॉलर्स की खूब धुलाई हो रही थी और बहुत रन बन रहे थे। ओह यार, सच कहूं तो मुझे उस वक्त अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, दिमाग खराब हो गया था। मुझे सचिन को आउट करना था, मैंने उसे आउट कर दिया। अल्लाह का शुक्र है
Well, he will be disappointed, Tendulkar. जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे उस समय तक ऐसा चलता था कि सचिन रन बनाते थे तो भारत जीता था, वरना भारत हार जाता था। अच्छे फॉर्म में था और मैंने काफ़ी चौके छक्के लगाए। आउट हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर ही अंदर दुख था कि मेरा शतक हो सकता था, मैं शतक बना सकता था, मेरे बिल्कुल करीब था जो कि मुझसे मिस हो गया। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आए और वो अंत में अपना शतक नहीं बना पाए। हमने बहुत बड़ा स्कोर बनाया था। पाकिस्तान की बॉलिंग हमसे बेहतर थी, वो तेज गेंदबाजी कर रहे थे, तो वो उनके खिलाफ अगर हम रन बना सकते थे तो ये भी था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी अच्छी है, वो भी हमारे खिलाफ रन बना सकते। India seems to be cash rich. It's time for the bowlers to have some fun. तो उस टाइम ना हाईएस्ट चेज है ना हम करने जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रेशर था उस टाइम प्रेशर बहुत था। The most successful Pakistan one-day batsman Inzamam ul Haq takes the crease. इंजमाम उल हक मुझे लगता है एशिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक थे। देखने में बड़े लेजी लगते थे, लेकिन जब वो पिच पर उतरते थे तो बड़े खतरनाक थे। तो वो एक ऐसी कड़ी थी, मैं कहूँगा ऐसी रीढ़ की हड्डी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। अगर उसको तोड़ लिया या उसको जल्दी आउट कर दिया तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हो जाती। मैं यही सोच रहा था कि जी पहले हमें ना 30 ओवर तक अगर कोई विकेट ना गिरने दें और चलते रहें, तो मुझे ट्रस्ट था अपने ऊपर कि जी मैं मैच को जीत सकता हूँ यहाँ से अगर मैं खड़ा रहा तो। इंजमाम की महानता ये थी कि वो अपनी महारत को जोड़ पाता था ताकत के साथ। वो पूरी ताकत से कट करता था और पुल भी उतनी ही ताकत से, और उसने वैसे ही किया। और तब मुझे लगा कि ओके, एक्चुअली यही जिता सकता है हमें। मैं हैप्पी नहीं था अपनी इनिंग्स से। मुझे वाली इनिंग्स अच्छी नहीं लगती कि जिसमें मैं फिनिश ना कर सकूं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम में आराम से तो कुछ हो ही नहीं सकता। लास्ट गेंद पर अब चाहिए थे 6 रन, जहां सबको ऐसा लगा कि क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। आखिरी गेंद में 6 रन चाहिए थे। सबको याद आई शारजा में खेले गए उस मैच की जिसमें मियांदाद ने लास्ट बॉल में 6 मारा था। तो मैं जब खेल रहा था तो मैं मैच हारा हुआ खेल रहा था। फर्स्ट रन टू मियांदाद। जावेद हर खिलाड़ी से मिन्नत करता रहा, ए मेरे साथ ठहरो ना, मेरे साथ ठहरो, सिर्फ मेरा साथ दो, मैं मैच जिता सकता हूँ सच में। और फिर आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। जावेद क्रीज पर चट्टान की तरह मौजूद था। मैच जीतने की जिम्मेदारी उसी पर थी। I would say win or lose is immaterial. The man who could bring victory to Pakistan and the man who stands between. ऐसे टाइम पे बॉलर करेगा क्या? तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ वो यॉर्कर करता है 90%. The last ball coming up. 4 runs required. And he gets the 6 and Pakistan have won. This is unbelievable. और उस वक्त से पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया, क्योंकि मेंटल बैरियर टूट गया और हम उन पर हावी हो गए। वहां पर सबकी आके धड़कने सी रुक गई थी। आशीष नेहरा वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो हमारी सबकी यही अंदर ही अंदर प्रार्थना चल रही थी प्लेयरों की कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत खराब होगा हम लोगों के लिए। हम सब वहाँ सोच रहे थे कि चलो अब पाकिस्तान को कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है और मोइन खान ये कर सकता है। और बीच बीच में ना जावेद मियांदाद अपने बैट्समैनों को ना कराची की ड्रेसिंग रूम की बालकनी से बता रहे थे कि हट के ऐसे मार दो या पीछे खेल दो फाइन लेग पे। मोइन खान खेल रहा था और उसको वहाँ से बोल रहे थे कि इधर हिलो, इधर हिलो, इधर हिलो। तो आशीष नेहरा आखिरी ओवर डाल रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम तो मोइन को देख ही नहीं रहे, हम जावेद को देख रहे हैं। मैं जावेद को देख के बॉलिंग कर रहा हूँ, कहाँ बॉलिंग करना है। मैं आफ्टरवर्ड बिलीव नहीं करता, ऑन द स्पॉट हम उसको है ना मैसेज देते थे कि नहीं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता था। नेहरा की बॉलिंग थी और वो यॉर्कर बोल करने की कोशिश कर रहा था। देखा जाए तो यॉर्कर में और फुल टॉस में कुछ ही इंच का फर्क होता है। जब हमने फुल टॉस देखा तो हम लोगों को लगा कि ये मैच तो हाथ से गया। और क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। और मुझे लगा कि छक्का लग गया, पर वो कैच था। आशीष नेहरा ने उससे पहले भी अच्छी गेंदबाजी की थी और उस गेंद पे भी उन्होंने छक्का नहीं खाया और हम लोग वो मैच जीते और बड़े खुश हुए कि शुरुआत टूर की जीत के साथ। और तुरंत सभी दर्शक खड़े होकर जीत के लिए तालियां बजाने लगे। किसी ने भी मोइन खान को बू नहीं किया, ना ही नेहरा को जिसने उसकी विकेट ली। शायद उन्हें एहसास हो गया कि ऐसा दृश्य जिंदगी में कम ही देखने को मिलता है। मेरा एक ही सिंपल थ्योरी था कि खेलेंगे तो जीतने के लिए, ऐसा डर के नहीं खेलेंगे और ऐसा नहीं खेलेंगे कि हर समय लगता है पीछे ही रह गए गेम में। हम लोग वहाँ कभी नहीं जीते थे, लेकिन वो जीत हमारे लिए बहुत ही मीठी थी। लाजिम बात है, जब मैच हारे हैं पहले तो एक हम 1 डाउन हो गए और प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ गया। एज ए कैप्टन डिसअपॉइंटमेंट थी
वो सिर्फ इसलिए कि मैं ये समझ रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी और हम है ना जीत सकते थे मैचेस। पहले वनडे ने हमें बहुत बुरा झटका दिया था और हमारा मनोबल टूट सा गया था। दरअसल मैं उस वक्त अपने आप से बहुत नाराज हो गया था। ड्रेसिंग रूम में किसी ने तो कोई बात की, इसे अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी और वो मैंने सुन लिया। मैंने बॉल उठाई, स्टंप उठाया, कीपर को साथ लिया और वापस मैदान में जाकर उसी एंड से बॉलिंग शुरू कर दी। तो वो अपने ना ग्राउंड में काफ़ी देर तक बॉलिंग करता रहा। असल में ना जिस टाइम कोई अच्छा प्लेयर होता है ना, बड़ा प्लेयर होता है, कि जिस टाइम उसको मार पड़ती है तो वो हर्ट होता है। तो उस दिन मेरे ख्याल में ये हर्ट हुआ था, तो मैं इसके शोल्डर पे हाथ रख के इसको अंदर लेके आया था। मैंने कहा कि जी ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो जाती है मैच में, सो हम अगले मैच में एफर्ट करेंगे। तो गुस्सा भी सही जगह पे उतारना चाहिए। जब हम सेकंड वनडे खेलने रावलपिंडी पहुंचे, जो कि शोएब अख्तर का शहर था और उन्हें कहा भी जाता था रावलपिंडी एक्सप्रेस, पहले वनडे की जीत के बाद हमें लगा कि हमारी बैटिंग फॉर्म में आ गई और अब हम पाकिस्तान को बड़े आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन दूसरे वनडे में पाकिस्तान भी तैयार था। इस मैच में कुछ परफॉर्मेंस थी ज़बरदस्त। आफरीदी कम बैक कर रहा था, आफरीदी ने 80 रन्स किए थे। पाकिस्तान को कभी भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, खासकर उनकी तेज़ गेंदबाजी को। उनके पास था शोएब अख्तर, तो हमने उनको एक बार पूछा था कि शोएबी तो इतना दूर से क्यों भागता है यार? तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था जो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि यार द बोइंग 737 नीड्स अ रनवे टू फ्लाई। लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच था ये भी, क्योंकि जी इस मैच में ख़ास बात ये थी कि शोएब अख्तर ने 3 आउट किए थे। उनको गेम में वापस लाने वाले कौन थे? उनके तेज़ गेंदबाज, जिन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर को तो आउट किया और वो मैच भी जीता। आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हो तो सबसे बड़ा पाकिस्तानी बॉलिंग का जो वेपन है वो है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है और काफी सालों के बाद पूरी दुनिया को ये पता चला। ये जैसे पाकिस्तान क्रिकेट का एक सीक्रेट था। ये बहुत शानदार कला थी और मेरे ख्याल से इसे जन्म देने वाले थे सरफराज नवाब। पाकिस्तानियों ने इस कला में महारत हासिल की थी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वकार और वसीम, दोनों की जोड़ी बहुत घातक थी। तो रिवर्स स्विंग खेलना आई थिंक इतना आसान नहीं था, हमको डिफिकल्ट जा रहा था पहले इनिशियली। 80s में हम लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया पाकिस्तान के सामने, यू नो। हम लोग 89 टूर पे गए थे पाकिस्तान, तो चंदू बोर्डे हमारे मैनेजर थे। तो चंदू बोर्डे ने मनोज प्रभाकर को लेके सरफराज के साथ पहचान किया, तो तभी वो रात को पार्टी चल रही थी, तो सारा राज खोल दिया उन्होंने मनोज प्रभाकर के सामने। मनोज प्रभाकर वेरी शार्प गाय, यू नो। उसने जाके नेट में शुरू किया नेक्स्ट डे और बॉल इधर उधर चलना शुरू हो गया। एंड तब पता चला कि रिवर्स स्विंग एग्जैक्टली क्या है। पुरानी बॉल के साथ स्विंग कर पाना वाकई में एक कमाल की बात थी। मतलब बल्लेबाज को तो छुटकारा मिलता ही नहीं था। नई बॉल तो स्विंग होती ही थी और कुछ घंटों बाद पुरानी बॉल भी स्विंग करती थी। पूरी पाकिस्तान की टीम इतनी माहिर है नई गेंद को जल्दी से स्क्रैच करके और रिवर्स स्विंग बनाने में, क्योंकि अगर एक तरफ गेंद खुरची हुई है या खुरदरी है या खराब हुई है तो लेकिन दूसरी तरफ से तो चमक रही है, तो आप गेंद की चमक पे ध्यान रखो। अगर चमक लेफ्ट साइड में है तो गेंद आपके बाहर जाएगी, चमक राइट साइड में तो गेंद अंदर आएगी। जैसे जैसे बल्लेबाजों को रिवर्स स्विंग के बारे में पता चलना शुरू हुआ, वो भी स्मार्ट होने लगे। फिर वो गेंद के शाइनी साइड पर फोकस करने लगे। तो इससे बचने के लिए हमने गेंद को छुपाना शुरू कर दिया। वो छुपा के लाते थे ऐसे करके। अगर आप एक्शन देखेंगे और रनअप देखेंगे तो बॉल ऐसे छुपा के रखते थे, जिससे कि बैट्समैन को सामने से बॉल ना देखे और लास्ट मिनट में चेंज होता था। तो अगर मैं गेंद को ऐसे पकड़ता हूं और उसने चमक को नहीं देखा है तो 150 की स्पीड पर आती हुई गेंद बल्लेबाजों के लिए घातक हो जाती थी। तो एक तरह से ये बल्लेबाज के दिमाग के साथ खिलवाड़ करना भी था, वो क्या सोच रहा है। एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल था कि कौन किस पर कितना हावी हो रहा है। जब आप पाकिस्तान का सीरीज खेल रहे हो तो माइंड गेम बहुत होता है, माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो कुछ भी कर सकती है कभी भी। रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन ये जरूर सोच रहे थे हम कि जितने भी रन बनेंगे वो शायद इनफ होंगे भारत के लिए डिफेंड करने के लिए। पेशावर और पिंडी में हमने प्रेशर नहीं लिया तो सही हो गया। जीतने के बाद आगे मैचेस हैं, तो सबसे पहले ये मैं कहता था कि यस हमने जीता है मगर सीरीज नहीं जीती है। तो सेकंड मैच हम लोग हारे, थर्ड मैच भी हारे। अब प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं इंडिया पे आ गया था। लाहौर में पहुंचे, जाके खेले सिर्फ, शायद उम्र कम था तो
इतना डर नहीं होता था दिमाग में। मुझे याद है कि मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले लाहौर आया था और नेट पे बहुत से बॉलर प्रैक्टिस कर रहे थे और शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर फिक्र देख ली थी। तो एक नौजवान पाकिस्तानी मेरे पास आया और कहने लगा, कोच कैसे हैं आप, परेशान लग रहे हैं। और वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, कोच लड़ने में ही जीत होती है। उसके वो लफ्ज मैं आज तक भूल नहीं पाया। जब पाकिस्तान में आप जाते हो और पाकिस्तान से 2-1 से पीछे होते हो तो बहुत सारे आपके माइंड में सवाल आते हैं कि शायद उन 2 मैचों में जो लगातार हम हारे पाकिस्तान से तो हमने उतनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेली। और जब आप पीछे होते हो तो आपको कहीं ना कहीं डर होता है कि अगले 2 में अगर एक हार गए तो हम सीरीज हार जाएंगे और फिर हमारे दर्शक, हमारे फैंस सब लोग नाराज होंगे। अगर है ना जो सी क्राउड है ना, अगर उसका जज्बा ऐसा होता है ना कि जी हमने इंडिया से नहीं आना, तो प्लेयर्स भी है ना अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में इसी तरह का जज्बा होता है। 293 किया था 4th गेम में, हमने ऊपर से पकड़ लिया था इंडिया को। हम लोग बहुत बड़ा टोटल चेज कर रहे थे। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद हम लोग कई मैच ना हार जाएं, लेकिन द्रविड़ और मोहम्मद कैफ की पार्टनरशिप ने कमाल किया। मेरे ख्याल में इंडियंस है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर गए थे, सो वो वाला मैच है ना वो जीत गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमें वाला मैच जीतना चाहिए था। पाकिस्तान ये मैच हार चुका था और जैसा होता है जर्नलिस्ट ये पूरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तानी टीम ये मैच हार गई, नहीं हारनी चाहिए थी, हम दुनिया की बेहतरीन टीम है, ऐसा कुछ। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने काम पर लग गए। एक सवाल जो हमेशा उठता है जब भारत और पाकिस्तान खेलते, इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझे उस सोच से परेशानी होती थी। पर्सनली अगर मुझे कोई फिक्र होती तो मैं उसी वक्त वहां से निकल जाता। मैं इस चीज़ पे ना मैं माजूर हूँ इस चीज़ का जवाब देने के लिए। इंजमाम, क्या ये मैच फिक्स था? मेरे ख्याल से जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वहाँ पर मैच फिक्सिंग स्कैंडल आता ही आता है। लगता है कि शायद पाकिस्तान आ रहा है तो जानबूझ के आ रहा होगा, अगर इंडिया आ रहा है तो जानबूझ के आ रहा होगा। इंजमाम, क्या ये मैच फिक्स था? शट अप। आपको ये समझना होगा कि मैच फिक्सिंग स्कैम जो 4-5 साल पहले सबके सामने आया था, उसके बारे में जो सवाल पूछा गया था वो भी शायद उसी का नतीजा था, पर दोनों कैप्टन्स ने उसे ठुकरा दिया। अब सिर्फ मुकाबला बचा था 1 और 2-2 की बराबरी पर थी दोनों टीमें, तो दोनों टीमों के ऊपर बराबर प्रेशर था। Hello and a warm welcome to the Gaddafi Stadium, Lahore, for the start of the 5th and the final match in the Samsung Cup series. भारत ने पहले बल्लेबाजी की और उस आखिरी मैच में इंपॉर्टेंट था जो बेहतर बल्लेबाजी करेगा, जो रन लगाएगा बोर्ड पर, शायद वो मुकाबला जीते। उस समय जब जीते चौथे वनडे में तो कॉन्फिडेंस बहुत रहा टीम में। किसी भी टीम को होगा जो जीतेगा पीछे से आके, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग तो जरूर होगा। तो एक अलग सा बिलीव था कि नहीं हम जीत जाएंगे। We're in the 7th, gone for 20, India lose their first one for 34. हार जीत मायने नहीं रखती, हम गेम का पूरा मजा उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम उनको मार दें। गेम के एक्साइटमेंट का लेवल वो तो बस बढ़ता ही जा रहा था। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली गई थी। उस वक्त दोनों टीमें टक्कर की थी। वीवीएस लक्ष्मण के 107 रन क्लासिक पारी जिसे मैं कहूँगा उन्होंने खेली लाहौर में। हर एक मैच में एक ना एक नया हीरो उभरा ही है, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। लक्ष्मीपति बालाजी, वो बालाजी शोएब अख्तर की जिंदगी का एक बहुत बुरा सपना है। मैं जब भी उसे बॉल करता था वो छक्का मार देता। मैंने कहा, मिस्टर बालाजी जानते हो ना मैं दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर हूँ, अगर वो बॉल इस तेजी से आकर तुम्हारी छाती को लग जाए तो तुम्हारी जान जा सकती है। उसने शॉट मारने की कोशिश की और गेंद की रफ्तार से उसका बल्ला टूट गया। बालाजी को लोग नहीं जानते थे। जब उसने शोएब की धुलाई की तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि शोएब कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसे कोई भी सिक्सर मारे, वो भी पाकिस्तान में। मैंने उससे पूछा, आखिर तुमने ये किया कैसे, क्या तुम्हें उसकी बॉलिंग तेज नहीं लगी? उसने कहा, ऐश एक पॉइंट पर मुझे बॉल दिखाई नहीं दे रही थी, फिर मैंने फैसला किया कि मैं लेग स्टंप से बाहर निकलकर बस बैट घुमा दूं। इस वजह से बालाजी को वो पाकिस्तानी फैन भी पसंद करने लगे थे जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए था शोएब को। अब बालाजी उनका चहेता था। कह सकते हैं एक बच्चे ने एक हीरो को जीरो कर दिया। हम लोग बड़े खुश हुए और शोएब अख्तर को बड़ा चिढ़ाया उसके बाद कि यार हमारा तो 11वें नंबर का खिलाड़ी भी तुझे छक्का मार देता, तू काहे का फास्ट बॉलर है, कौन सा तेज गेंदबाज है तू। और फिर उसके बाद गेंदबाजी में भी बालाजी ने बढ़ा गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बालाजी से कि वो इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नए नए आए थे। उस टूर में सबसे अच्छी गेंदबाजी बालाजी ने किया और इंजमाम को परेशान करके रखता था। वो मुझे बोलता था कि यार तुम इसको कहाँ से लेके आए, कौन सा बाहर आएगा कौन सा अंदर आएगा वो पता ही नहीं चलता था। ऐसा पहली बार हुआ था।
इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराया था और ये एक ऐतिहासिक पल था। तो वो एक माइंडसेट चेंज था इस टीम में की, और टैलेंट भी थी। सिर्फ माइंडसेट चेंज से तो गेम नहीं जीतते, वो एग्जीक्यूट करना जरूरी होता, और वो जो खिलाड़ी थे उस समय वो एग्जीक्यूट कर पाए उस माइंडसेट को। तो कुल मिलाकर माहौल खुशी का था। और दूसरी तरफ जब हम देखते थे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की तरफ, वो सारे उनके चेहरे लटके हुए थे। एज ए कैप्टन डिसअपॉइंटमेंट थी। कई दिन तक है ना मैं सही तरीके से सो ना सका हूँ कि मेरे माइंड में सारे टाइम वही वाली चीज़ चल रही होगी कि जी हम जीत सकते थे, हम ये कर सकते। बात जहां तक लीडरशिप की है तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने उस दौरान कई गलत फैसले लिए थे। अगर आपके पास सबसे तेज गेंदबाज है और मेरे साथ और एक गेंदबाज है जो उतना ही तेज है, जो बहुत अच्छा खेलता है, तो आप बॉलर्स की मदद करने वाली विकेट क्यों नहीं बना रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी विकेट बिल्कुल हरी बना दो। जहां पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, पर विकेट हार्ड होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई भी सोचता होगा कि जी ये विकेट उनके लिए बनाई है या उनके लिए बनाई है। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। हमें कंडीशंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आपको क्या है। इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि जी आप अच्छी क्रिकेट खेलने, कंडीशंस आपको जो भी मिले। दरअसल पब्लिक बहुत जज्बाती हो गई थी क्योंकि हम घर पर खेल रहे थे और हमें इंडिया को हराना ही था। हाँ, उनका खूब दिल से इस्तकबाल किया गया, सब कुछ हो गया, मगर इसके बाद क्या? इस सब के बाद वो ये चाहते थे कि हमें इंडिया को हराना है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया और हमें इस सदमे से बहुत जल्दी उभरना पड़ा। हम जोश से भरे हुए मुल्तान पहुंचे। हमने कुछ ऐसा किया था जो पहले नहीं हुआ था, लेकिन फिक्र भी थी कि टेस्ट सीरीज में टीम कैसा करेगी, क्या हम फॉर्म बरकरार रख पाएंगे। इंडिया पाक मैच खेलते हुए जो प्रेशर होता है वो शायद कहीं ना कहीं आपके माइंड में डार्क थॉट्स बना। पहले वनडे के बाद 4 वनडों में मेरे रन नहीं बने, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो स्ट्रेस था कि अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मैं टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा। जब मैं बैटिंग करने गया और मैंने स्ट्राइक ली, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि शोएब अख्तर ने मुझे 99 में पहली गेंद पर आउट किया था। मुझे मालूम था कि टेस्ट सीरीज ही मेरे लिए आखिरी विकल्प है। अगर इसमें रन नहीं बनाऊंगा तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। बैटिंग करते हुए सबसे मुश्किल क्या है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, अपने उन थॉट्स को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको कैसे कंट्रोल करो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से मैं मिला, उनसे बात की और उनसे कोई टेक्निक सीखने की कोशिश की जो कि मेरे इन थॉट्स को डिले कर दे, जो कि नेगेटिव होते थे, लेकिन किसी के थॉट्स काम नहीं आए। फाइनली मुझे खुद ही सॉल्यूशन निकालना पड़ा और वो सॉल्यूशन था किसी गाने की धुन या लिरिक्स को पकड़ो और उस पर ध्यान लगाओ, तो आपका माइंड उस लिरिक्स पे रहता है और आपकी आंखें बॉलर को देखती हैं और उस प्रेजेंट में रहकर आप बॉल की मेरिट पर खेल सकते। जिस तरह सचिन स्कोर करता था या ड्रेविड स्कोर करता था, उनका स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल बॉलरों की, मैं कहता हूँ कि ऐसी तैसी फेर देता था। वीरू हर गेंद को अपने हिसाब से खेल रहा था। वो पूरी बेदर्दी के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहा था। और जिस तरह से वो शोएब की धुलाई कर रहा था, तब हमने कुछ बहुत ही फेमस मोमेंट्स देखे थे इस इनिंग्स के दौरान, जहां सहवाग और शोएब के बीच काफी स्लेजिंग भी हुई थी। शोएब उसे बाउंसर डालता था और उसे कहता था कि हुक करे, और सहवाग भी कम नहीं था। उसने कहा कि वो बार बार भिखारियों की तरह मांग कर रहा है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक आदमी है जिसके पास मेरा तोड़ है, जो मेरे खिलाफ बाउंड्रीज लगा सकता है, सहवाग। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं खेली बल्कि 5 टेस्ट मैच खेली उस एक टेस्ट मैच। थकावट हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, बहुत धुलाई हुई। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए, तब मैं 110-120 पे बैटिंग कर रहा था और मैंने तब एक छक्का मारा और सचिन तेंदुलकर ने मुझे कहा कि अगर अब तू छक्का मारते हुए आउट हुआ तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो बट जब मैं 295 पर पहुंचा तो मैंने उन्हें ओवर के बाद बोला कि अगला ओवर अगर शक्लेन मुश्ताक आया तो मैं छक्का मारने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे जरूर कहा, तू पागल हो गया, तो 295 पे 5 रन बना आराम से, पहला इंडियन बनेगा 300 रन बनाने वाला। तो मैंने उन्हें हंसते हुए कहा, वैसे भी तो मैं पहला इंडियन बन गया हूँ जिसने 295 बनाए हैं, क्योंकि आज तक तो किसी ने बनाई नहीं है। चाहे वो 95 पर हो या 195 पर हो, उसकी कोशिश सेंचुरी, डबल सेंचुरी या फिर ट्रिपल सेंचुरी की हो, वो 6 मारता था। क्या वो पागल था? मेरे ख्याल से वो जीनियस। मुझसे ज्यादा खुशी आई थिंक मेरे हीरो सचिन तेंदुलकर को हुई। वो आए, गले लगे और उन्होंने कहा कि तू पागल है। हम लोग अगर कभी 200 में 290 पहुंच गए तो सिंगल ढूंढते थे कि यार सिंगल लेके 300 बनाओ, और तू छक्का मार के ही बनाता है। तो ये फर्क था वीरेंद्र सहवाग और बाकियों में, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है। वो मैं कहता हूँ दिमाग के बल था, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोच बदली, यंगस्टर्स की सोच बदली, जो आगे आने वाली जनरेशन थी, पीढ़ी थी, उसकी सोच बदली। ही शोड अस न्यू वेज। वो मैं पहला इंडियन बना जिसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, इस वजह से शायद मुझे
मुल्तान का सुल्तान वो नाम मिला, वो निकनेम मिला। मम्मी पापा भी खुश थे, आरती भी खुश थी कि भाई ये गया था पाकिस्तान क्रिकेट खेलने और वहाँ से सुल्तान बन के आया है। लेकिन सुनकर मुझे अच्छा लगा। पाकिस्तान में एक शहर है मुल्तान, उसका सुल्तान। मुल्तान में मेरा होम टाउन था वो, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जी वहाँ मैं टेस्ट मैच है ना जीतूं, लेकिन वो हम जीत नहीं सके, हार गए थे। सो जाहिर बात है कि हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था। भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब सारा दबाव पाकिस्तान पर। आप है ना मेंटली डाउन नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस डाउन हो जाए खैर है, ठीक है, लेकिन मेंटली डाउन नहीं होना चाहिए। भारत सिर्फ 287 रन बनाकर ऑल आउट। जमाम के पास बहुत बड़ा मौका वापसी का। जिस टाइम लाहौर में भी गए और जो मेरी टीम थी, जो लड़के थे, कोई भी डाउन नहीं था। मैं हमेशा अपनी क्रिकेट को ऐसे देखा कि अगर मैं 0 पे आउट हो गया या एज ए कैप्टन टीम ने बुरी परफॉर्मेंस दे दी, मैं उसको नहीं देखता था कि पीछे, मैं ये सोचता था कि मैंने यहाँ से आगे किस तरह जाना है। इंजमाम उस टीम में शायद वो कोहेसिव जॉइंट था जो इस टीम को संभालता था। रन बना के जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ से रन बने। इतना मारता था बॉलर्स को कि उनको लगता था कि यार इसने तो गेम ही खोल दिया। आई थिंक एक सेकंड टेस्ट मैच में एक थोड़ी गर्मा गर्मी पहली बार आई थी उस सीरीज में, जब कुंबले शायद कुछ नाराज थे अंपायर के डिसीजन से। वो इंजमाम से भी लड़ बैठे और इंजमाम भी थोड़ा गुस्सा हो गए। मैं भी काम हूँ, कुंबले भी काम है, और वो थोड़ा सा हीट ऑफ मूवमेंट हो जाती है इस तरह के। और मेरे ख्याल में मुझे भी रियलाइज हुआ, कुंबले को भी रियलाइज हुआ कि जी ये वाली चीज़ है ना, लोगों तक जाना अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम वापसी जाते हुए एक दूसरे के अपने गले में हाथ डाल रखा था। देखिए सीरीज बराबर हो गई थी, 1-1 हो गया था, राइट। अब थर्ड मैच में जो था वो प्रेशर वाला गेम था। इन गेम्स में बहुत प्रेशर रहता है, दुनिया देख रही है। जब भी इंडिया मैच जीता तो प्रधानमंत्री का फोन आता था। और करो या मरो की स्टेज थी दोनों के लिए कि जो भी हारेगा वो सीरीज हारेगा। India have won the toss and chosen to bowl first. हमें ना कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सके थे पहली इनिंग्स में, क्योंकि जी आउट हो गए। इंडिया के दूसरे प्लेयर्स को ना जल्दी पकड़ लिया था कि जी आउट करने के लिए। उस स्पेल में शोएब ने जो बॉलिंग की थी, वैसी बॉलिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वेस्ट इंडीज के महान गेंदबाजों की याद दिला दी। मैं उस दिन बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहा था और आप कह सकते हैं कि मैं अपनी पूरी जान लगा रहा। मैंने लक्ष्मण को एक स्नेक बॉल पर आउट किया। वो एक फुल टॉस बॉल था। तब मुझे कुछ महसूस हुआ, लगा कि चोट लगी है, पर हमने सोचा कि हमें सीरीज जीतनी है, चोट को बाद में देखेंगे। इस टीम में ना एक अलग सा फ्लेयर था। एक सहवाग होता था जो नया बॉल को मार मार के पुराना करता था, और कहीं सहवाग आउट हो गए तो राहुल द्रविड़ उसको छोड़ छोड़ के पुराना करता था। हमारी और जीत के बीच में ना द्रविड़ है ना बॉल की तरह खड़ा था। मुझे लगा कि ये पहली सीरीज होगी जिसमें 2 खिलाड़ी 300 रन बनाएंगे। पहले मैच में मैंने 300 रन बनाया था और आखिरी तीसरे मैच में शायद राहुल द्रविड़ 300 रन बनाएंगे, और हम लोग इंतजार भी कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं और हम लोग दोबारा फील्डिंग करने गए। मैच के आखिरी दिन हमें कुछ विकेटें चाहिए थी, पता नहीं क्यों, पर उस दिन हमने बहुत कैचेस ड्रॉप किए। कुछ ऐसे चांस जिसे कोच नजरअंदाज करने का नाटक जरूर कर सकता था, पर फिर वो अपनी सीट से उठकर बाहर जाकर गालियां जरूर निकालता है। जब हम लोग लास्ट 2 विकेट रह रहे थे तो ये डिस्कशन चल रहा था कि कैसे सेलिब्रेशन करेंगे। तो एक इकलौते अनिल भाई ऐसे थे जो हम पे गुस्सा खा रहे थे, ये सब चीज़ें बाद में छोड़ो, पहले 2 आउट करने हैं, इनको 2 आउट करते हैं। टेस्ट मैच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप लास्ट विकेट भी लंबी पार्टनरशिप हो जाती है और टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। जैसे ही वो 2 विकेट गिरे, हम लोग भागकर विकेट उठाई। सवीनर के तौर पर मैंने आज भी वो विकेट अपने पास रखा हुआ, क्योंकि वो मेमोरी है, मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी। खुशी की बात मेरे लिए थी कि मैं उस टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बना। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज हराई, और बहुत खुश थे। अंदर जाके खूब चिल्लाए। भारत ने कभी पाकिस्तान जाके जीता नहीं था। वो हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान गए, टेस्ट वनडे दोनों जीते। उनको वहां हराना इतना आसान नहीं है। बहुत गहरी खामोशी थी। हम सब लोग अलग अलग कोनों में जाके बैठ गए। कोई बातचीत नहीं हुई। बेइज्जती हुई थी, शर्मिंदगी थी। जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, बचने के लिए खेल रहे थे। तो ये थोड़ा सा ना मेंटली इसको कबूल करना ना तेरा थोड़ा सा मुश्किल था, और इस पे मैंने अपनी टीम पे गर्मी भी बहुत खाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ड्रेसिंग रूम आफ्टर द टेस्ट मैच के जी मैंने बहुत ज़्यादा अपनी टीम की क्लास ली थी कि जी ये किस तरह की परफॉर्मेंस है। कोई भी टीम मैदान में नहीं बनती, मैं तो कहूंगा वो बनती है ड्रेसिंग रूम में। आमतौर पर ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए,
होना चाहिए था, जो मुझे लगा नहीं था। तीसरा टेस्ट मैच भी हम जीत सकते थे, लेकिन मुझे चोट लग गई और फिर मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं चोट लगने का नाटक कर रहा हूं। और तब पहली बार मेरे दिल को बहुत ठेस लगी। मुझे बहुत 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 बुरा लगा। एक्सरे किए, उसने कहा सर आपकी एक पसली नहीं टूटी है, बल्कि 3 पसलियां टूटी हुई हैं। मैंने वो सारे स्कैन पीसीबी को दिखाए और हमारे कैप्टन और पूरी टीम को भी। मैंने कहा जिंदगी में कभी भी खेल के प्रति मेरी वफादारी और मेरी इबादत पर शक मत करना। लेकिन 2004 में टूर के आखिर में बहुत इंडियंस ने पाकिस्तान का दूसरा रुख देखा और वो बहुत खुश थे। 2004 के इस टूर से पता चला कि खेल 2 देशों को करीब ला सकता है। जब ये आपस में क्रिकेट खेलते हैं तो उस वक्त सिर्फ क्रिकेट के ही रिश्ते नहीं बनते, उसके अलावा और भी बहुत कुछ साझा होता है, खास तौर पर इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पर। मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह टूर बहुत कामयाब रहा। मैं चाहता था कि वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी भी देखें और मुझे लगता है कि हमने उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा किया। आई हैव नॉट सीन अ बेटर टूर। 1.5 महीने थे हम, दिवाली था 1.5 महीने, और पाकिस्तान का खाना बहुत अच्छा है। तब उम्र कम था, सब कुछ खाते थे, चिकन, मटन, बिरयानी, रोटी, कबाब, तो सब खाते थे। मुझे अभी भी याद है, सिक्योरिटी बहुत था। रात को एक बार मैं छुप के निकल गया था खाना खाने के लिए। इट वाज अ फैंटास्टिक ट्रिप। एक मेमोरी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैं जब अपनी शादी के लिए अपनी सिस्टर और मदर के लिए वो जूतियां और सूट लेने गया, तो जितने भी मैंने सूट्स लिए 25-30, मैं हैरान हो गया। जब मैं पैसे देने लगा तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। तो बोले नहीं आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमान से कैसे पैसे ले सकते। 2004 में आपने बड़ी खिदमत की लोगों की जी, और स्पेशली इंडियंस की किया आपने जी। याद है ना आपको? याद है, इस्लामाबाद में फ्रूट चाट दी थी। प्यार मोहब्बत की वजह से इंडिया, जब उनको पता चले ये पाकिस्तान है, सब प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं ये लोग। तो तब कितने पैसे बना रहे थे? 500-700 रुपये। 500-700 रुपए, उसमें आप फ्री डिश दे रहे थे? अब फ्री दे रहे थे। तो आपका गुजारा कैसे हो रहा था फिर? एक दिन का अल्लाह ने कुछ नहीं करना और दे देगा इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका दिल सच में बहुत बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त इस मुल्क में बहुत अच्छा वक्त बिता पाएं। हमें शाहिद अफरीदी अपने घर भी लेके गए खाना खिलाने के लिए। शोएब अख्तर ने भी खाना अरेंज किया हमारे लिए। मैं उन लोगों को होटल की सिक्योरिटी से बचाकर घुमाने फिराने ले गया, तो वो सब बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा, 2004 में ठीक है सीरीज भी आ रहे, वनडे भी आ रहे, सब कुछ आ रहे, मगर सबसे हमारे रिलेशन जो थे ना वो बहुत बड़े थे। तब शुरुआत हुई थी इंडिया पाकिस्तान, इसीलिए बहुत खेले उस समय। वो आए 2005 में, फिर हम गए, फिर 2006 में राहुल द्रविड़ कैप्टन था। तो वो एक दौरा था जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते थे और दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट की सफलता के बाद भारत ने अपनी क्रिकेट लीग का ऐलान कर दिया है, द इंडियन प्रीमियर लीग। I think it's a new thing, it's a new concept, just to start. Exciting times ahead. Players from different countries, including Pakistani players, will be playing together as a team. 2008 में IPL में इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स सब साथ खेले थे, तो एक अलग माहौल था। लेट्स सी, कंपटीशन अच्छा होगा, बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए हैं इंशाल्लाह यहाँ पे, और इंडिया लकी भी रहता है मेरे लिए। मुझे लगा था कि आईपीएल इस सब कॉन्टिनेंट में सभी के लिए एक मौका लेकर आया था, तो मुझे लगा कि वाह, ये एक अच्छा मौका मिला है हमें रेगुलरली इंडियन ऑडियंस के सामने खेलने का। तो पाकिस्तानी टीम के बहुत से खिलाड़ी उसमें थे, खास तौर पर शोएब अख्तर। आईपीएल क्या बात है। मैंने तो सिर्फ कुछ ही गेम्स खेली थी, और एक गेम जो मैंने जिताई उसकी वजह से शाहरुख खान, मेरे अजीज दोस्त, वो खुशी से उछल रहे थे और मुझे गले लगा रहे थे। मैंने भी उन्हें गले लगाया। वो बहुत बढ़िया वक्त। शोएब मेरे टीम में था, फिर सलमान बट था, हफीज था, उमर गुल खेले थोड़े समय। इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर जब एक ही टीम में एक साथ खेलते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है और वो किसी को भी हरा सकती है। तो मेरी टीम में भी शोएब मलिक और मोहम्मद आसिफ 2 खिलाड़ी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे मेरी टीम के। आईपीएल के आने के बाद जो खिलाड़ी पहले एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, अब एक ही फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल रहे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। और इसी तरह दोनों देशों के बीच दोस्ती का, कोऑपरेशन का एक नया दौर शुरू हो गया और लगा था इससे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर हुआ 2008। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन वो आतंकवादी यहाँ की सरकार ने नहीं भेजे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों, मसले हल हों, और माहौल बिगड़ने लगा। मुंबई हमलों के बाद मुझे याद है एक मैसेज आया था। हमले के शायद 3-4 दिन बाद
एक पाकिस्तानी प्लेयर का, जिसने लिखा था कि अब हम आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। All Pakistani players have been refused entry, so no Pakistani players will be participating in this year's IPL. अगर इंडिया अटैक, मुंबई अटैक ना हुआ होता तो पाकिस्तानी खेल रहे होते आज आईपीएल में। इंडिया पाकिस्तान के जो टूर होते थे वो भी खत्म हो गए और फिर जो बायलैटरल सीरीज होती थी वो भी बंद हो गई। भले ही हमने चंद मैच खेले हैं, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जब भी हम खेलते हैं तो देखने वालों की तादाद, जितना पैसा हम बनाते हैं, जितना मनोरंजन हम करते हैं, मेरा मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड में अगर कोई भी टीम के दो टीमों के मैचेस कोई देखना चाहता है तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्योंकि मैच ज़्यादा नहीं खेले जाते, तो जब वो मैच 1-2 आते हैं, साल में 2-3 ही आएंगे, तो 2-3 बहुत खास हो जाते हैं। लोगों के इमोशंस जो इतने चार्ज्ड अप होते हैं, एंड आपको हर तरीके के इमोशंस देखने को मिलते हैं। Pakistan will have to get 152 to beat India for the first time in a World Cup game. इंडिया का एक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड था कि इंडिया वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर वर्ल्ड कप में कभी हारा नहीं था पाकिस्तान से। जो ग्राउंड पर हुआ वो इंडिया के लिए बुरा था, लेकिन जो ग्राउंड के बाहर हुआ वो और भी ज्यादा बुरा था। Shami was subjected to online abuse and trolls after India lost. मोहम्मद शमी के खिलाफ नफरती पोस्ट के बहाने सियासत भी शुरू हो गई। Medical college students celebrated this victory. Police have registered a case against those who celebrated. In the last 3 days, several people across the country have been booked for sedition. सवाल यह है कि देश की हार पर खुशियां मनाने वाले कौन हैं? तो जैसे ही इंडिया अनाउंस करती है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो दोनों देशों में बहुत बदतमीजियां हुई हैं और दोनों तरफ से होती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेब 2025 में पाकिस्तान में होने वाली है। सवाल ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाता है या नहीं? मेरी कैलकुलेशन ये है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। वहाँ की जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। पूर्व में भी देखा होगा, बहुत सारे देशों ने पुल आउट किया है वहां पर जाकर खेलने से। पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते हैं, इसका मतलब है हमें पूरा डैमेज करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। सियासी उठापटक की वजह से जो जहर फैल गया है उसे निकालना बहुत जरूरी है, और ये मुमकिन हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के जरिए। क्रिकेट दोनों देशों के बीच पुल बन सकता है, ये कहना आसान है, लेकिन जो मसले इंडिया और पाकिस्तान के बीच हैं वो सिर्फ क्रिकेट खेलने से हल नहीं हो सकते। ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए। It's time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. एज अ क्रिकेटर मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार स्टेप उठाए हम उसको बैक करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए, लेकिन खून खराबा नहीं होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच की राइवलरी ठीक वैसी ही है जैसे एक घर में डाइनिंग टेबल पर दो भाइयों के बीच खाने को लेकर तनातनी होती है। दोनों देशों के बीच विचारों को लेकर या बातों पर मतभेद हो सकते हैं, दोनों में लगाव है, फिर भी दोनों देश खुलकर दिखा नहीं पाते। दोनों देशों की जनता के दिलों में प्रेम भाव तो मौजूद है, तो फिर दोनों के बीच ये दूरियां कैसे पैदा होती हैं, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे से अलग थे। वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि दोनों की जड़ें एक ही हैं। मेरे पेरेंट्स भी इंडिया से मूव होके आए हुए थे, तो हमारा उनसे एक ताल्लुक है, ठीक है ना। उनका थोड़ा सा हमारा अगर कल्चर वगैरह देखा जाए, फूड देखा जाए, क्लोथिंग देखी जाए, सारी चीज़ें सेम है। मेरी फैमिली भी कराची से इंडिया आई थी, तो मेरी नानी मन से हमेशा कहानियाँ सुनता था कि वहाँ कैसा रहता था, या जब वो ट्रेन से आ रहे थे उस वक्त का दौर, तो पर दिल करता है जाने को, बट ऑफ कोर्स जब हालात अगर सुधरेंगे तभी जाएंगे। सारी अवाम इंडिया की और पाकिस्तान की उम्मीद करती है कि हमारे पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे रहें ताकि क्रिकेट होती रहे और सबको खुशियां मिलती रहे। उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान आने वाले वक्त में ज्यादा क्रिकेट खेल पाएंगे, क्योंकि मेरे 11-12 साल के क्रिकेट करियर में जितना मैच आता था ये उतना नहीं हो पाया है। शायद आने वाली पीढ़ी ऐसा कर पाए। हाँ, उम्मीद कायम है। मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले मैं दोनों देशों को फलता फूलता देखना चाहता, शांति कायम करने के लिए मिलकर काम कर। दोनों देशों को भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्रिकेट बड़ा रोल निभा सकता है। और इंडिया पाकिस्तान के मैच की तो बात ही कुछ हो रही, वो फीलिंग मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या फीलिंग होती है। हम 8-8 दिन 10-10 दिन पहले से
इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का कि कब मैच होना है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा मजबूत रहेगा। भारत के टैलेंट हमेशा आते रहेंगे।